गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है और उसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। अब आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी चीज पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चौथा पढ़ेंगे कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फाइव सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is known as इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट किया जाता है। इट इज इंडिकेटेड बाय आई। इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। द एसआई यूनिट of electric current is ampere and denoted by capital A। इलेक्ट्रिक करंट को I से इंडिकेट किया जाता है। I क्वांटिटी ऑफ चार्ज को Q से इंडिकेट करते हैं और जो टाइम टेक हुआ उसको T से इंडिकेट करते हैं। देन I इज इक्वल टू Q बाई T, अर्थात प्रति सेकेंड जितना चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर से होकर के पर सेकेंड जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसको उसका इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको मापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट और इसका जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन होता है। और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? जैसे हम लोग पिछली बार पढ़े थे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। और जिस कारण से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है उसी कारण से इसका रेजिस्टेंस लो होता है। वोल्ट मीटर का कनेक्शन जो होता है वह पैरेलल होता है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस की वजह से वह नेग्लिजिबल करंट एब्जॉर्ब करता है या नेग्लिजिबल चार्ज एब्जॉर्ब करता है। और ठीक यही कारण होता है इसका कनेक्शन सीरीज में होता है, तो सीरीज कनेक्शन की वजह से इसका रेजिस्टेंस लो होता है और इसी की वजह से यह बहुत कम नेग्लिजिबल वोल्ट ये एब्जॉर्ब करता है। अब दूसरा चीज है सोर्स। बात आती है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैनेज करके रखना है, अगर किसी कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करना। How do we maintain
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। simplest way of maintaining a potential difference is a cell, जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं। simplest way to maintain potential difference between two terminals is cell या बैटरी। बैटरी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक बैटरी जो टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा होता है, उसका आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ये ड्राई सेल कहलाता है। और दूसरा जो हमारे यहाँ इन्वर्टर्स में इस्तेमाल होता है, बड़ा बैटरी होता है और उसमें टू टर्मिनल्स जो होते हैं निकले हुए होते हैं, एक के पास प्लस लिखा होता है और एक के पास माइनस, ये दोनों टर्मिनल्स हैं। तो इसके और इसके बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस होता है। कब? जब इसको हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे। ड्राई सेल जो होता है 1.5 वोल्ट का होता है और ये 6 वोल्ट का भी होता है, 12 वोल्ट का भी होता है और इससे भी ज्यादा का हो सकता है। तो इसके द्वारा हम किसी कंडक्टर से होकर के जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, जो डायरेक्शन होता है उसका कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक इंटरनल डायरेक्शन। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन is from of electric current from positive to negative, बट ये एक्सटर्नली होता है। बट इंटरनली क्या होता है? इंटरनली ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन जो परंपरागत डायरेक्शन है, जो हम लोग समझते हैं एक्सटर्नली जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये कैसे होगा? तो जब अब किसी वायर को इससे हम कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि एक वायर को हमने इससे कनेक्ट किया। कनेक्ट किस लिए करते हैं? किसी बल्ब को जलाने के लिए। एक बल्ब लगा दिया गया। अब इसके लिए जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसमें एक स्विच लगा दीजिए। अभी ओपन है, जब इसको हम गिरा देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। या ऐसे भी बना सकते हैं। तो जब आपने स्विच लगा दिया और इसमें एक बल्ब लगा दिया, इस बल्ब को रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, बल्ब के बदले में रेसिस्टेंस का भी प्रयोग किया जाता है।
तो अब इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन ये होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करता है। लेकिन सेल के इनसाइड द सेल, इंटरनल डायरेक्शन का मतलब होता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल ये जो होगा ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, इनसाइड द सेल ये होता है। ठीक यही बात इसमें भी लागू होती है। इनसाइड द सेल जो करंट फ्लो करता है उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, बट एक्सटर्नली जो करंट फ्लो करता है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ध्यान रखने की चीज है। अब कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है? कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज जब फ्लो करता है तभी करंट प्रोड्यूस होगा, बिना चार्ज के फ्लो किए करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि करंट जो होता है वह फ्लो ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। तो इसका कॉज क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in a conductor is the main cause of flow of electric current. इसका अर्थ यह हुआ, चाहे जैसे कि डिफिनेशन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका अर्थ यह हुआ कि द सब्सटेंस विच हैज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गुड कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल, कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, अल्युमिनियम के पास कॉपर से कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन के पास उससे कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी के आधार पर कॉपर जो होता है सबसे अच्छा कंडक्टर समझा जाता है, अल्युमिनियम दूसरे नंबर का और आयरन तीसरे नंबर का कंडक्टर समझा जाता है। एक कार्बन का एक एलाई होता है जिसको हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट जो होता है, ये ग्रेफाइट भी इसी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गुड कंडक्टर समझा जाता है। नहीं तो कार्बन का दूसरा एलाई जो होता है जिसका नाम है डायमंड, डायमंड जो होता है वह इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास, डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इसके पास बहुत अधिक मात्रा में, ग्रेफाइट में बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो होता है वह गुड कंडक्टर होता है और डायमंड कंडक्टर ही नहीं होता है। अब इसके बाद आता है कि हम सर्किट कैसे तैयार करें। सर्किट के लिए मुख्य रूप से तीन ही चीजों की आवश्यकता होती है। एक सेल, दूसरा कंडक्टर, तीसरा स्विच। इसके अतिरिक्त एक रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस, बल्ब भी एक तरह का रेसिस्टेंस ही होता है, बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और तब सेल के लिए हम जो इंडिकेशन है वो ये है, इसमें छोटी वाली लाइन जो होती है वह नेगेटिव
और बड़ी वाली लाइन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ कंडक्टर मिलाया गया और यहां एक बल्ब दे दिया गया। कंडक्टर लग गया, सेल लग गया, स्विच लगना बाकी है। स्विच लगा दीजिए। स्विच लग गया। ये आपका बल्ब है। जैसे ही स्विच आप ऑन करेंगे ये ग्लो करने लगेगा। मान लीजिए कि ऑन है, ये ग्लो कर रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टमीटर कैसे लगता है? वोल्टमीटर पहले ही बताया गया है कि वोल्टमीटर जो होता है उसका कनेक्शन पैरेलल होता है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या हुआ? यहां कर दीजिए वोल्टमीटर का कनेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव ले लीजिए कनेक्शन इसका, और यहां पर वोल्टमीटर आप डाल दीजिए। वोल्टमीटर कनेक्ट हो गया। वोल्टमीटर कनेक्ट होने के बाद से अब आता एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर क्या होता है? तो एम्पियर मीटर का कनेक्शन होता है सीरीज में। सीरीज के लिए क्या करेंगे? यहां पर जहां पर आपकी सुविधा हो, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल इस वायर के साथ और एक टर्मिनल इस वायर के साथ कनेक्ट करके एम्पियर मीटर कनेक्ट कर दिया गया। अब इस सेल से होकर के जितना वोल्ट सप्लाई हो रहा है वो वोल्टमीटर बताएगा, और कंडक्टर से होकर के जितना करंट सप्लाई हो रहा है वो एम्पियर मीटर बताएगा। ये हो गया आपका सर्किट। क्या कहलाता है ये? सर्किट। इसके बाद अब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, the current flow from a conductor is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किसी कंडक्टर से होकर के कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वह करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ, करंट को हम लोग I से इंडिकेट करते हैं। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और पोटेंशियल डिफरेंस को V से, V I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां एक चीज ध्यान देने योग्य है कि करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा किए कि गुड कंडक्टर कौन सा होता है। गुड कंडक्टर वही होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, मूवमेंट के समय में एयर के साथ इनका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और उस घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है? सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन द सेम वे। जैसे हम लोग पहले इस पाठ की शुरुआत में हम लोग एक चीज देखे थे कि एबोनाइट को जब हम रब करते हैं तो क्या होता है? एबोनाइट में एक चार्ज आ जाता है। कैसे चार्ज आता है? सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह उसके लॉस हो जाते हैं या गेन हो जाते हैं।
तभी तो उसको चार्ज आता है। ठीक वही बात ग्लास रॉड के साथ भी लागू होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं उसकी वजह से निश्चित रूप से करंट जो होता है वह डिस्टर्ब होता है, करंट भी डिस्टर्ब होता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर है करंट भी नीचे की तरफ आएगा। तो अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो इक्वल के लिए हम इसमें एक कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस कहा जाता है। और यह रेजिस्टेंस जो होता है अलग अलग मेटल्स के लिए, अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है, और ये कई चीजों पर डिपेंड होता है। जैसे 3 वायर्स आपको मैं बोर्ड पर दिखाता हूं। एक ये इसलिए कि वायर्स जो होते हैं वह गोल होते हैं। ये 1 नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं वायर्स जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे अधिक है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहलाता है? जैसे इसका जो ये हिस्सा होता है, इसका जो एरिया होता है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो इसके ये सर्कुलर रीजन जो है इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे अधिक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे अधिक है। इसका इसकी तुलना में कम है, और इसका यहां 2 नंबर दे दीजिए और यहां 3 नंबर दे दीजिए। आप देखिएगा कि सबसे 1 नंबर वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा है, उसकी तुलना में दूसरे नंबर का इससे कम है, लेस देन फर्स्ट, लेस देन फर्स्ट। अब इसका जो है ये लेस देन सेकेंड। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ध्यान रखिएगा इसमें 2 चीजें स्टैंडर्ड है। पहला इसका जो मेटल है वह एक जैसा होना चाहिए, और दूसरा टेम्परेचर जो है वह एक जैसा होना चाहिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है और सेम मेटल है, तो उस कंडीशन में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा और इसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। इसके अतिरिक्त रेजिस्टेंस जो होता है वह अन्य चीजों पर भी डिपेंड करता है। जैसे इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है। अगर इसका लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस जो होगा वह भी बढ़ जाएगा। इफ द लेंथ इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीजेज। लेंथ पर, थिकनेस पर और मेटल के क्वालिटी पर ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का या ग्रेफाइट का, किसी भी चीज का अगर आप कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। इसी चीज को अब यहां हम लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R, और यहीं से कई फॉर्मूलाज डेवलप होते हैं। पहला तो ये हो गया V इक्वल टू I इंटू R। सेकेंड हो गया इसका I इज इक्वल टू V बाई R, और R इज इक्वल टू हो गया V बाई I। ये एक रेशियो होता है और कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टर्मों में, कांस्टेंट टेम्परेचर पर यह हमेशा एक ही जैसा रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। अब अगर
मान लीजिए कि इसका ग्राफ अगर खींचा जाए, V और I का कोई ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ पेपर पर जो y एक्सिस होता है वह करंट दिखलाता है और जो x एक्सिस होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्ट दिखलाता है। अब ये रेशियो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और सेम कंडक्टर पर, मतलब सारे कंडीशन अगर इक्वल हैं तो हर समय बराबर होगा। और इसी को दिखाने के लिए ओम्स लॉ का जो ग्राफ खींचा जाता है वह ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है। जैसे आपकी किताब में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 8.5 मीटर वोल्ट जब किसी कंडक्टर से होकर के फ्लो कराया जाता है तो उसमें 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। तो इसी चीज को अगर बढ़ाया जाए तो 8.5 है तो ये 0.5 है, अगर ये 17 वोल्ट उससे होकर के पास कराया जाएगा तो ये 1.0 एम्पियर का करंट फ्लो कराएगा। अगर इसको 34 वोल्ट होकर के उससे पास कराया जाए तो 2 एम्पियर का यह करंट फ्लो कराएगा। और इसी तरह से अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो इस तरह की चीजों के लिए अगर आप इसको ग्राफ पर इंडिकेट करते हैं तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वह स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, अब यहीं से रेजिस्टेंस का डेफिनेशन में मिलता है, यहीं से रेजिस्टेंस का डेफिनेशन मिलता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक रेशियो है विच इज फॉर्म, जो बनता है, किसे बनता है? वोल्ट और करंट से बनता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा अनुपात है जो वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, किसी कंडक्टर से होकर के जितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई हो रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके और जितना करंट अर्थात जितना एम्पियर करंट उससे होकर के फ्लो कर रहा है, इन दोनों के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे।